वेलकम एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे चैनल सिद्धांत बिल्थरे एसबी में। हम लोग हिंदी की पेडागॉजी को कंप्लीट कर रहे थे, मतलब हम लोग शिक्षा शास्त्र, हिंदी के शिक्षा शास्त्र को हम लोग कंप्लीट कर रहे थे, जो कि आपके एग्ज़ाम में 15 नंबर का आता है। आपके एग्ज़ाम में जो कि 15 नंबर का आता है। और मैंने कल आपको बताया था कि कितने टॉपिक आते हैं आपके। बहुत छोटा सा सिलेबस है हिंदी का, हिंदी शिक्षा शास्त्र का बहुत छोटा सा सिलेबस है। बस 8 ही टॉपिक आते हैं और कितने नंबर के आते हैं? 15 नंबर के आते हैं। 8 टॉपिक आना है और कितने नंबर के आना है? 15 नंबर के आना है। तो मैंने कल आपको एक पार्ट पढ़ाया भी था और जो दूसरा पार्ट है वो मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ। तो हम लोग शुरू करेंगे कि मतलब भाषा का अधिगम क्या है, भाषा का अर्जन क्या है, कब बालक भाषा का अर्जन करता है, कब अधिगम करता है। ये सारी चीज़ें मैं आपको पिछले क्लास में कंप्लीट करा चुका हूँ और इस क्लास में हम लोग इस चैप्टर को फिनिश कर लेंगे। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कुछ फैक्ट जो इस चैप्टर से मैंने बनाए हैं, जो नोट्स मैंने बनाए हैं, जो फैक्ट मैंने बनाए हैं, ये मैं पढ़ाऊँगा आपको अगली क्लास में। और उसके बाद मैं दूसरी क्लास लूँगा आपकी। तो एक चैप्टर आपका इस क्लास में फिनिश हो जाएगा। तो अब हम शुरू करते हैं कि भाषा अधिगम और भाषा अर्जन को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। ऐसे कौन कौन से कारक हैं जो भाषा अधिगम को और भाषा अर्जन को दोनों को प्रभावित करते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि भाषा का अर्जन आपको जन्म से ही हो जाता है। भाषा का अर्जन आप जिस समाज में रहते हैं वहाँ जैसी भाषा बोली जाती है आप ऑटोमेटिक वैसी भाषा सीख जाते हैं। जैसे यदि आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं या आप भारत में रहते हैं तो भारतीयों की मातृभाषा हम हिंदी ही मानते हैं और हिंदी हम शुरू से अपने समाज में रहकर, अपने परिवार में रहकर, अपने पास पड़ोस में रहकर सीख जाते हैं। हिंदी मतलब हमें जन्म से ही हमें मिल जाती है, हम जन्म से ही इसको सीख जाते हैं। तो हमें ये अलग से सीखने नहीं जाना पड़ता कहीं, हमें जन्म से ही ये प्राप्त हो जाती है। इसको हम कहते हैं भाषा का अर्जन। मतलब जब कोई हमें चीज़ विरासत में मिलती है तो उसको हम कहते हैं किसी चीज़ को अर्जित करना या किसी चीज़ का अर्जन। जैसे यदि आपके पिताजी के पास 20 एकड़ ज़मीन है और आप एक लौते पुत्र हैं तो आपको वो सारी ज़मीन आपको ऑटोमेटिक मिल जाएगी। तो इसी प्रकार जो अर्जन होता है भाषा का, वो भी आपकी जो मातृभाषा है वो आपको ऑटोमेटिक अर्जित हो जाएगी। तो आपकी जो पहली मातृभाषा है हिंदी जो है, तो आपको उसके लिए ना स्कूल जाना पड़ेगा ना कहीं और सीखने के लिए जाना पड़ेगा, वो आपको ऑटोमेटिक आपके परिवार से, समाज से, पास पड़ोस से आपको मिल जाएगी। तो उसको कहते हैं हम भाषा का अर्जन। लेकिन भाषा के अधिगम के लिए, वैसे आप हिंदी है, हिंदी का अर्जन आपने जन्मजात या अपने आस पड़ोस से कर लिया जन्म के बाद। लेकिन यदि आपको इंग्लिश सीखना है या यदि आपको फ्रेंच सीखना है या यदि आपको जापानीज़ सीखना है, यदि आपको संस्कृत सीखना है, तो इसके लिए आपको मेहनत करनी होगी, इसके लिए आपको अधिगम करना पड़ेगा। अधिगम मतलब इन चीज़ों को आपको सीखना पड़ेगा, ये आपको जन्म से नहीं मिलेंगी। इनके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, चीज़ें अच्छे से सीखनी पड़ेंगी। तो दूसरी और तीसरी भाषा का बालक अधिगम करता है, लेकिन पहली भाषा या मातृभाषा का बालक क्या करता है? अर्जन करता है। तो ये थी कहानी भाषा अधिगम की और भाषा अर्जन की। अब इसको कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, कौन कौन से फैक्टर इसको अफेक्ट करते हैं, अब हम इसको पढ़ने वाले हैं कि कौन कौन से कारक भाषा अधिगम और भाषा अर्जन को प्रभावित करते हैं। पहला कारक है सामाजिक परिवेश। पहला कारक कौन सा है? सामाजिक परिवेश। प्रसिद्ध वैज्ञानिक वाइगॉस्की कहते हैं, प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक वाइगॉस्की कहते हैं कि व्यक्ति की भाषा उसके समाज के साथ संपर्क का ही परिणाम होती है। इनके कहने का मतलब ये है कि व्यक्ति अपने समाज के साथ जितना ज़्यादा जुड़ता है, लोगों के साथ जितना ज़्यादा कम्युनिकेट करता है, लोग या जितनी ज़्यादा बातचीत करता है, उनके साथ जितनी ज़्यादा क्रियाएं करता है, उतना ज़्यादा उनकी भाषाई क्षमता का विकास होता है। तो व्यक्ति की भाषा उसके समाज के साथ जुड़ने का ही परिणाम होती है। संपर्क का मतलब जुड़ना, तो समाज के साथ जुड़ने का परिणाम होती है। समाज में जैसी भाषा का प्रयोग किया जाता है, व्यक्ति की भाषा उसी के अनुसार निर्मित होती है। यदि आपके आस पड़ोस में, आपके परिवार में, आपके समाज में, आप जिस विद्यालय में जाती हैं उस विद्यालय में यदि अच्छी भाषा का प्रयोग किया जाता है, सब लोग अच्छी भाषा का प्रयोग करते हैं, तो आप अच्छी भाषा का प्रयोग करेंगे। और यदि गंदी भाषा का प्रयोग किया जाता है तो आप गंदी भाषा का प्रयोग करना सीख जाएंगे। ये बताया है किसने? ये वाइगॉस्की ने बताया है कि हमारे समाज में जैसी भाषा बोली जाएगी हम वैसी भाषा ही सीखेंगे। इसका अर्थ और कुछ नहीं है, सिर्फ इतना ही है जो मैंने आपको बता दिया। इसके बाद थोड़ा सा और है नीचे कि यदि समाज में
अशुद्ध और असभ्य भाषा का प्रयोग होगा, लोग अशुद्ध बोलेंगे, असभ्य भाषा का प्रयोग करेंगे, तो व्यक्ति की भाषा भी अशुद्ध और असभ्य होने की संभावना होती है। तो भाई साहब, जैसा आपका समाज में भाषा का प्रयोग किया जाएगा वैसा ही आप करेंगे। यदि अशुद्ध भाषा का प्रयोग किया जाएगा तो आप भी अशुद्ध भाषा का प्रयोग करेंगे, क्योंकि आप समाज में रहते हैं तो वैसी ही भाषा आप सुनेंगे, वैसे ही सीखेंगे और वैसी ही भाषा का आप प्रयोग करने लगेंगे। तो यदि सही भाषा बोली जाएगी तो आप सही भाषा का प्रयोग करना सीखेंगे, और अशुद्ध भाषा बोली जाएगी, असभ्य भाषा बोली जाएगी तो आप वैसे बोलना सीख जाएंगे। तो उसके परिवेश का, उसके वातावरण का भाषा पर प्रभाव दिखाई देता है। इसके बाद अगला है भाषा अर्जन की इच्छा। भाषा को अर्जित करने की इच्छा। व्यक्ति अपनी प्रथम भाषा अर्थात मातृभाषा को तो सहज रूप से सीख जाता है। जैसे यदि आप भारत में रहते हैं तो आपकी मातृभाषा हिंदी है, तो हिंदी को तो आप सहज रूप से सीख जाते हैं। आपको इसके लिए अलग से कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, कोई विद्यालय नहीं जाना पड़ता, कोई कोचिंग नहीं ज्वाइन करनी पड़ती। तो व्यक्ति अपनी प्रथम भाषा अर्थात मातृभाषा को तो सहज रूप से सीख जाता है, नेचुरली सीख जाता है, किंतु दूसरी भाषा का उसको अधिगम करना पड़ता है। तो दूसरी भाषा या तीसरी भाषा को आपको सीखना पड़ता है, इसकी आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, कोचिंग जाना पड़ता है, विद्यालय जाना पड़ता है। दूसरी और तीसरी भाषा सीखने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है, उसका अर्जन नहीं आप कर पाते, उसके लिए आपको अधिगम करना पड़ेगा। तो उसकी भाषा सीखने की इच्छा शक्ति पर निर्भर करती हैं ये सब चीज़ें। तो दूसरी भाषा मान लो कि आपको इंग्लिश सीखना है, तो आपकी इच्छा कितनी है इंग्लिश सीखने की। यदि आपकी इंग्लिश सीखने की बहुत इच्छा है तो आप क्या करेंगे कि वो इंग्लिश जल्दी सीख जाएंगे। इंग्लिश जो कि आपकी दूसरी भाषा है, यदि आपकी उस भाषा को सीखने की इच्छा बहुत ज़्यादा है तो आप उस भाषा को बहुत जल्दी सीख जाएंगे। आप बहुत जल्दी इंग्लिश को सीख जाएंगे, फटाफट इंग्लिश बोलना या संस्कृत बोलना सीख जाएंगे। तो भाषा अर्जन की इच्छा भी सीखने को प्रभावित करती है या भाषा अर्जन को प्रभावित करती है। इसके बाद अगला है कि दैनिक जीवन के अनुभव। दैनिक जीवन के अनुभव मनोवैज्ञानिकों ने अपने अनुसंधानों से, मनोवैज्ञानिकों ने जो खोज की है उनके आधार पर उन्होंने बताया है कि बालक उन विषयों को जल्दी सीख लेता है। शीघ्र सीखना मतलब बालक उन विषयों को जल्दी सीख लेता है और समझ भी लेता है। बालक उन विषयों को जल्दी सीख लेता है या समझ लेता है जिसका उसके दैनिक जीवन से संबंध होता है, जिसका उसके दैनिक जीवन से संबंध होता है। जैसे बच्चे को, टीचर ने बच्चे को पढ़ाया कि जैसे तुम लोग, टीचर ने बच्चे से कहा कि जैसे तुम सारे बच्चे जब मेला देखने जाते हो या कोई बाहर घूमने जाते हो घर से, या कोई मार्केट में जाते हो तुम लोग शॉपिंग करने, या तो वहाँ तुम लोग कुछ खाते हो और फिर जो चीज़ें तुम खाते हो उसका तुम कौन से डस्टबिन में प्रयोग करते हो। हरे डब्बे में उसको डालते हो। जैसे तुमने आलू चाप खाई या टिक्कियाँ खाई तो उनको तुम हरे डब्बे में डालते हो, उसके रैपर को, या नीले डब्बे में डालते हो। तो इसको संबंधित करते हुए, इन दैनिक जीवन से चीज़ों को जोड़ते हुए शिक्षक जब पढ़ाता है, शिक्षक पढ़ाता है कि हमें कचरे का कैसे प्रबंधन करना चाहिए, हमें सूखा कचरा कहाँ डालना चाहिए, हमें गीला कचरा कहाँ डालना चाहिए। और फिर इस उदाहरण को शिक्षक बताता है कि तुम जब फुल्की खाने जाते हो, टिक्कियाँ खाने जाते हो, या कोई भी बाहर की चीज़ खाने जाते हो तो तुम किस बॉक्स में उस रैपर को डालते हो, हरे बॉक्स में डालते हो या नीले बॉक्स में डालते हो। तो इन चीज़ों से संबंधित करके यदि शिक्षक पढ़ाता है, इन दैनिक जीवन से संबंधित करके यदि शिक्षक पढ़ाता है तो उस बच्चे को चीज़ें ज़्यादा समझ में आती हैं, वह जल्दी सीख भी लेता है। जैसे एक और उदाहरण मैं देता हूँ। जैसे शिक्षक ने बच्चे को पढ़ाया कि हमें वर्षा के जल का संग्रहण करना चाहिए। जो पानी गिरता है बारिश के मौसम में उसको हमें संग्रहित करना चाहिए, उसको हमें सहेजना चाहिए, हमें अपनी टंकियों को या टैंकर को उससे भर लेना चाहिए। और फिर शिक्षक उनको बताता है कि आज तुम जाना अपने घर में और यदि बारिश होगी तो तुम उस पानी को अपने घर में सहेज के रखना, उसमें तुम टंकी भरना अपने घर की, अपने घर में जो भी तुम्हारा जलाशय है उसको भरना। तो ऐसे संबंधित करके यदि शिक्षक पढ़ाता है तो बच्चे जल्दी सीखते हैं और बहुत आसानी से उनको समझ में भी आता है। तो यह विचार इस मत की पुष्टि करता है कि भाषा का संबंध विद्यार्थी के दैनिक जीवन के अनुभवों से जोड़ दिया जाए। भाषा का जो संबंध है वो विद्यार्थी के दैनिक जीवन के अनुभवों से जोड़ दिया जाए तो भाषा अधिगम की प्रक्रिया सरल और त्वरित मतलब जल्दी हो जाए, ऐसे बनाई जा सकती है। तो इसको भी हमने पढ़ लिया। इसके बाद हम पढ़ेंगे शारीरिक कारक। आपके शारीरिक कारक भी आपकी भाषाई क्षमता को प्रभावित करते हैं, आपके भाषाई विकास को प्रभावित करते हैं। तो आयु, आपका स्वास्थ्य,
थकान, विकलांग। यदि आप विकलांग हैं तो फिर आपका भाषाई विकास प्रभावित हो जाएगा। यदि आप हमेशा थकान फील करते हैं तो भी आपका भाषा विकास प्रभावित हो जाएगा। यदि आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता है, चाहे वो मानसिक स्वास्थ्य हो, चाहे वो शारीरिक स्वास्थ्य हो, तो भी आपका जो भाषाई विकास है वो अच्छी तरीके से नहीं होगा। और यदि आप विकलांग हैं, चाहे वो मानसिक विकलांग हो, चाहे वो शारीरिक विकलांग हो, यदि आप मानसिक विकलांग हैं, यदि आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है और आप हमेशा थके हुए रहते हैं, तो आपका भाषाई विकास अच्छे से नहीं होगा। तो शारीरिक कारक भी प्रभावित करते हैं भाषाई विकास को, या भाषाई क्षमता को, या भाषाई योग्यता को। तो शारीरिक कारक भी प्रभावित करते हैं। इसके बाद शारीरिक कारक के बाद आता है मनोवैज्ञानिक कारक या मानसिक कारक। मनोवैज्ञानिक कारक या मानसिक कारक भी प्रभावित करता है। तो बुद्धि स्तर के अनुरूप ही या बुद्धि स्तर के अनुसार ही अधिगम का स्तर कम या ज़्यादा होना, किसी कार्य को करने के प्रति आपकी रुचि या अरुचि होना, अभिवृत्ति या अधिक्षमता, ये सारी मनोवैज्ञानिक कारक हैं और ये आपकी भाषाई क्षमता को प्रभावित करते हैं। बुद्धि स्तर के अनुरूप, बुद्धि स्तर के अनुरूप मतलब आपकी बुद्धि कितनी है। आप मंद बुद्धि है, आप पिछड़ी बुद्धि के हैं, आप सामान्य बुद्धि के हैं या तेज बुद्धि के हैं। तो ये बुद्धि भी आपकी भाषा सीखने की क्षमता को प्रभावित करती है। यदि ज़्यादा बुद्धि होगी तो बहुत जल्दी आपका भाषाई विकास होगा, यदि कम बुद्धि होगी तो बहुत देरी से, आराम से आपका भाषाई विकास होगा। और किसी कार्य को करने के प्रति रुचि, आपको चीज़ों के प्रति रुचि होगी तो आप जल्दी सीखेंगे, यदि रुचि नहीं होगी तो आप चीज़ें नहीं सीखेंगे जल्दी। यदि आपको इंग्लिश सीखना है और इंग्लिश सीखने के प्रति, इंग्लिश भाषा को सीखने के प्रति आपकी यदि अच्छी रुचि है, मन लग रहा है, तो आप जल्दी सीख जाएंगे। यदि मन नहीं लग रहा है तो उसको आप नहीं सीख पाएंगे या बहुत देरी से सीख पाएंगे। तो मनोवैज्ञानिक कारक भी प्रभावित करते हैं आपके भाषाई विकास को या भाषाई अधिगम को। इसके बाद है भाषा विकास की प्रारंभिक अवस्था। इसके बाद हेडिंग है भाषा विकास की प्रारंभिक अवस्था। मतलब प्रारंभिक अवस्था में बच्चे का भाषा का विकास कैसे होता है, उसका लैंग्वेज डेवलपमेंट उसकी प्रारंभिक अवस्था में कैसे होता है, प्राइमरी स्टेज में उसका लैंग्वेज डेवलपमेंट कैसे होता है। तो सबसे पहले चरण के रूप में बालक जन्म लेते ही रोने लगता है। बालक ने जन्म लिया और बालक जन्म लेते ही क्या करने लगता है, रोने लगता है। तो सबसे पहले चरण के रूप में बालक जन्म लेता है। आपने देखा होगा कि जब बालक जन्म लेता है, छोटे से छोटा सा बालक जब जन्म लेता है तो जन्म लेने के साथ ही वो क्या करता है, रोने की क्रिया करता है, वो रोने लगता है। और क्या करता है, वो चिल्लाने लगता है। रोने चिल्लाने की क्रियाओं को करने के बाद वह विशेष प्रकार की ध्वनियाँ या आवाज़ें निकालने लगता है। तो जब बालक का जन्म होता है तो जन्म होने के बाद ही बालक सबसे पहले तो रोने की क्रिया करता है, उसके बाद चिल्लाने की क्रिया करता है, और रोने चिल्लाने के बाद वह विशेष प्रकार की ध्वनियाँ निकालता है, अलग अलग प्रकार की आवाज़ें निकालता है। और ये आवाज़ें जो हैं ये कहीं से सीखता नहीं है, ये ध्वनियाँ जो हैं ये कहीं सीखने नहीं जाता, ये नेचुरल ही होती हैं, स्वाभाविक होती हैं, स्वचालित होती हैं। स्वचालित मतलब ऑटोमेटिक होती हैं, ये ऑटोमेटिक होती हैं, नेचुरल होती हैं। नैसर्गिक, नैसर्गिक मतलब प्राकृतिक, प्राकृतिक, प्राकृतिक मतलब नेचुरल, जन्म से ही ये चीज़ें उसमें रहती हैं, कहीं सीखने नहीं जाता। रोता है, चिल्लाता है, विशेष प्रकार की ध्वनियाँ निकालता है, ये ध्वनियाँ जो है वो नेचुरल ही उसमें उत्पन्न होती हैं, ये नेचुरल ही वो सीख जाता है, स्वाभाविक रूप से सीख जाता है, ऑटोमेटिक सीख जाता है, प्राकृतिक रूप से सीख जाता है। उसको इसके लिए विशेष रूप से कहीं सीखने नहीं जाना, उसको कहीं विद्यालय नहीं जाना, कहीं ट्रेनिंग नहीं लेना, ये चीज़ें वो जन्म के साथ ही सीख जाता है। इसके बाद उपरोक्त क्रियाओं के बाद बालक में बड़बड़ाने की क्रिया और चेष्टा प्रारंभ हो जाती है। अब इतनी क्रियाएं करने के बाद, रोने चिल्लाने और विशेष प्रकार की ध्वनियाँ निकालने के बाद बालक बड़बड़ाने की क्रियाएं करता है। बड़बड़ाने की क्रिया करने के माध्यम से बालक स्वर और व्यंजन ध्वनियों के अभ्यास का अवसर मिल जाता है। अब बालक जब बड़बड़ा रहा है तो उसमें वो अटर पटर 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 कुछ भी बोल रहा है, पा 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 मा 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 ना ना, ऐसे कुछ भी वो बड़बड़ा रहा है, तो इससे क्या होता है कि स्वर और व्यंजन की जो ध्वनि है उनका उसको अभ्यास हो जाता है। क्या हो जाता है, बहुत अच्छी तरीके से अभ्यास हो जाता है। तो जैसे हमने कल पढ़ा था कि 3 या 4 वर्ष का बालक अचानक कैसे भाषा सीख जाता है, इतनी कठिन भाषा की व्यवस्था को बालक कैसे सीख जाता है। तो व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिकों ने बताया था, स्किनर और पेवलाव ने बताया था कि बालक अभ्यास के द्वारा सीखता है, बालक रटने के माध्यम से सीखता है और अनुकरण के माध्यम से सीखता है। और चौमास्की ने तो यहाँ तक ये भी बताया था कि बालक में जन्म से ही भाषा सीखने की क्षमता होती है। लेकिन वास्तविक कहानी मैंने आपको बताई है कि उसमें ना तो भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है, लेकिन व्यवहारवादियों के मत से मैं थोड़ा सा सहमत हूँ कि उन्होंने कहा है कि अभ्यास के द्वारा सीखता है, अनुकरण के द्वारा सीखता है। तो वास्तविकता यही है कि
प्रारंभ में जब बालक का जन्म होता है तो वह रोने की क्रिया करता है स्वाभाविक रूप से। इसके बाद वह विशेष प्रकार की ध्वनियाँ निकालता है। इसके बाद वह बड़बड़ाता है, शब्दों को बड़बड़ाता है और शब्दों को बड़बड़ाने के माध्यम से वह स्वर और व्यंजन ध्वनियों को सीख जाता है, उसका अच्छे से अभ्यास होता है और वह अनुकरण भी करता है। अनुकरण करना मतलब वो जो कुछ भी दूसरों से सुनता है, जो कुछ भी वह दूसरों से सुनता है तथा जैसा उसकी समझ में आता है उसी के अनुसार ध्वनियों को किसी न किसी रूप में वह दोहराता भी है। उनके द्वारा स्वरों जैसे आ, ई, उ, ए इत्यादि को और व्यंजनों को उच्चारित किया जाता है। तो ये सारी प्रक्रिया होती है। इसके बाद ये सारी प्रक्रिया 3-4 वर्ष तक चलती है और 3-4 वर्ष की आयु में बालक भाषा बोलना सीख जाता है। तो ये हमारी कहानी थी। इसके बाद भाषा विकास की वास्तविक अवस्था क्या है, हम पढ़ने वाले हैं कि भाषा विकास की वास्तविक अवस्था क्या है, मतलब इसकी रियल एज क्या है, आपकी भाषा के विकसित होने की रियल एज क्या है, एक्चुअल एज क्या है, हम इसको पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो हमारे चैनल को प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। और मैं ये PDF जो है मैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर देता हूँ। व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर आपको लास्ट में दिया जाएगा, यदि आप ना जुड़े हो तो आप जुड़ जाएँ। PDF अब यदि आप चाहते हो या तो कोई भी गाइडेंस चाहते हैं तो आप उस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। तो भाषा विकास की वास्तविक अवस्था क्या है, अब हम इसको पढ़ने वाले हैं कि भाषा विकास की वास्तविक अवस्था क्या है। तो प्रारंभिक अवस्था को भाषा सीखने के लिए तैयारी की अवस्था कहा जाता है। प्रारंभिक अवस्था को भाषा सीखने के लिए तैयारी की अवस्था कहा जाता है। इस अवस्था से गुजरने के बाद या इस अवस्था से निकलने के बाद बालकों में वास्तविक भाषा विकास का कार्य प्रारंभ होता है, इसे भाषा विकास की वास्तविक अवस्था कहा जाता है। यदि एग्जामिनर पूछता है कि भाषा विकास की प्रारंभिक अवस्था का समय क्या है, तो मैं आपको समय भी बताता हूँ कि भाषा विकास की प्रारंभिक अवस्था का समय क्या है। तो यह अवस्था बालक के 1 वर्ष का हो जाने पर या उससे 1-2 माह पहले ही शुरू हो जाती है। मतलब ये कि भाषा विकास की जो वास्तविक अवस्था है वो 10 या 12 माह से प्रारंभ हो जाती है। भाषा विकास की जो वास्तविक अवस्था है वो बालक के 10 या 12 माह का हो जाने पर ही प्रारंभ हो जाती है। और सबसे पहले बालक में मौखिक अभिव्यक्ति के रूप में भाषा का विकास होता है। भाषा का विकास हमने पढ़ा है कि 3 रूप में होता है। पहले तो होता है मौखिक अभिव्यक्ति के रूप में, जैसे मैं आपको बोल के बता रहा हूँ तो ये मौखिक अभिव्यक्ति है। और दूसरा लिखित अभिव्यक्ति के रूप में, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, यदि मैं आपको लिख के कोई चीज़ बता रहा हूँ, लिख के दे रहा हूँ तो लिखित अभिव्यक्ति है। यदि मैं संकेतों के माध्यम से बताऊँ, जैसे ये संकेत हो गए, ये संकेत है, यदि मैं इन संकेतों के माध्यम से बताऊँ आपको कोई चीज़ तो ये सांकेतिक भाषा का प्रयोग है। तो भाषा प्रयोग की तीन दक्षताएं होती हैं। कौन कौन सी? मौखिक अभिव्यक्ति, लिखित अभिव्यक्ति और सांकेतिक अभिव्यक्ति। इसके बारे में मैंने कल डिटेल से पढ़ाया है, यदि आपने वो वीडियो ना देखा हो तो जाके देख सकते हैं। तो यह अवस्था बालक के 10 या 12 माह का प्रारंभ हो जाने पर शुरू हो जाती है और सबसे पहले बालक में मौखिक अभिव्यक्ति के रूप में भाषा का विकास होता है। कैसे भाषा का विकास होता है? मौखिक अभिव्यक्ति के रूप में भाषा का विकास होता है। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं कि भाई शब्दों को, वाक्यों को और इनसे बनी भाषा को बोलना और समझना सीखता है। बालक शब्दों को, वाक्यों को और इनसे बनी भाषा को बोलना सीखता है, समझना सीखता है और उसके मौखिक शब्द भंडार में इसके कारण वृद्धि भी होती है और उसकी मौखिक अभिव्यक्ति के विभिन्न साधनों पर अधिकार करने की योग्यता और कुशलता में भी वृद्धि होती है, क्योंकि वह शब्दों और वाक्यों और इनसे बनी भाषा को बोलना सीखता है और समझना सीखता है, जिसके कारण उसको इतने सारे फायदे होते हैं। इसके बाद विद्यालय में प्रवेश करने और लिखित भाषा की शिक्षा ग्रहण करने के बाद उसमें पढ़ने लिखने से संबंधित कुशलताओं का विकास भी प्रारंभ हो जाता है। तो लगभग ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया है। हमने इसको अच्छे से कवर किया है। पहली क्लास में हमने हमारी 30 मिनट की आसपास की क्लास थी, उसमें बहुत ज़्यादा हमने कंटेंट लिया था, तो हमने उसमें भी सारी चीज़ें समझी थी बहुत अच्छे तरीके से, और इसमें भी हमने बहुत सारी चीज़ें समझी। हमने समझा कि भाषा अधिगम को और भाषा अर्जन को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। हमने समझा कि सामाजिक परिवेश प्रभावित करता है, हम जिस वातावरण में या जिस समाज में रहेंगे वैसी भाषा का हम प्रयोग करेंगे। इसके बाद हमने समझा कि भाषा अर्जन की इच्छा, यदि हमारी इंग्लिश को सीखने की या संस्कृत को सीखने की या फ्रेंच को सीखने की इच्छा यदि होगी तो हम बहुत जल्दी और बहुत अच्छी तरीके से सीख जाएंगे, और यदि इच्छा नहीं होगी तो हम बहुत देरी से सीखेंगे।
और दैनिक जीवन के अनुभव। मैंने आपको उदाहरण देके समझाया था इसको कि यदि दैनिक जीवन से संबंधित चीज़ें यदि हमें पढ़ाई जाएंगी या बालक के दैनिक जीवन से चीज़ों को संबंध करके पढ़ाया जाएगा तो बालक बहुत अच्छे तरीके से सीखेगा। शारीरिक कारक, हमने ये भी पढ़ा है कि यदि बच्चे का स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, विकलांगता है, यदि थका हुआ रहता है या बीमार रहता है या उसका शारीरिक स्वास्थ्य खराब रहता है, तो ये समस्त शारीरिक कारक उसके भाषाई क्षमता को प्रभावित करते हैं। वह देरी से भाषा सीख पाएगा यदि ये सारी कमी होंगी उसमें। और इसके बाद हमने पढ़ा कि मनोवैज्ञानिक कारक भी प्रभावित करते हैं, जैसे उसकी यदि कम बुद्धि है तो वो बहुत देरी से भाषा का उसका विकास होगा, बहुत देरी से भाषा सीखेगा। यदि अच्छी बुद्धि होगी, तेज बुद्धि होगी तो जल्दी उसका भाषा का विकास होगा। उसकी रुचि यदि किसी भाषा को सीखने के प्रति होगी तो वह जल्दी सीखेगा, यदि रुचि नहीं होगी तो देरी से सीखेगा। ये सारी चीज़ें हमने कवर की हैं। इसके बाद हमने ये भी पढ़ा कि भाषा विकास की प्रारंभिक अवस्था क्या है, प्रारंभिक अवस्था में बालक क्या करता है। जन्म लेने के बाद बालक सबसे पहले रोता है, चिल्लाता है और रोने चिल्लाने की चेष्टाओं के साथ वह अन्य विशेष प्रकार की आवाज़ें भी निकालता है। और ये आवाज़ें हमने पढ़ा है कि ये वो कहीं सीखने नहीं जाता, ये स्वाभाविक होती हैं, नेचुरल होती हैं और ऑटोमेटिक होती हैं। इसके बाद हमने पढ़ा कि भाषा विकास की वास्तविक अवस्था क्या है। और इसके बाद हमने पढ़ा कि बालक 1 वर्ष का या 10 से 12 माह का हो जाने पर ही बालक की अवस्था प्रारंभ हो जाती है। और यदि आपसे एग्जामिनर प्रश्न पूछ ले कि बालक की भाषा विकास की वास्तविक अवस्था क्या है और 4 अवस्थाएं दे दे कि शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था, तो फिर आप उसमें शैशवावस्था ही लगाएं, क्योंकि शैशवावस्था जीन पियाजे के अनुसार जन्म से 2 वर्ष होती है। और वैसे हर लोग के अनुसार इसको हम 2 से 5 वर्ष या 6 वर्ष के आसपास मानते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने अच्छे से कवर कर ली हैं। और यदि आपको ये चीज़ें समझ में ना आई हो तो आप हमें कमेंट करें, और जो भी मतलब समझ में आई हो तो भी कमेंट करें और ना आई हो तो भी कमेंट करें। यदि अच्छा लगा हो तो कमेंट करें। और यदि ग्रुप से ना जुड़े हो तो ये नंबर है, इसके माध्यम से आप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। 9111469758 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, WhatsApp WHATS ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इससे आप जुड़ सकते हैं। इस पर आपको PDF दी जाएगी। और इसके बाद हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी इस टॉपिक को फिनिश, ये हमारा टॉपिक आज फिनिश हो गया। 2 क्लास में हमने ये फिनिश कर लिया बहुत अच्छे से। चीज़ें आपकी एक भी चीज़ आपके एग्जाम में से बाहर नहीं होगी। आप देख लेना, पुराने प्रश्न मिला लेना, एक भी चीज़ आपके एग्जाम में बाहर नहीं होगी इस क्लास से। और कुछ फैक्ट जो है मैं वो आपको फैक्ट भी बताऊँगा, जिससे आपको रिवीजन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये हमारे वीडियो का एंड है और मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में।